हाँ बेटा, 12th क्लास का बायोलॉजी का अगला लेक्चर अपन आज शुरू कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर तक आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। क्या पढ़ रहे थे हम? परागण पढ़ा था, और परागण के प्रकार पढ़ने के बाद अपन कहाँ तक आ गए? अपन आ गए परागण की युक्तियाँ या परागण की विधियाँ। उनमें हमने शुरू किया था कौन सा? नंबर 1 दो भागों में बांटा था, अजैविक परागण और जैविक परागण। पहला हमने शुरू किया था अजैविक परागण, ठीक है। अजैविक परागण में कितने प्रकार में है ये आगे विभाजित? 2 प्रकारों में। अजैविक का अर्थ होता है ये परागण की जो प्रक्रिया है, ये इसमें परागण किसके द्वारा होता है? विभिन्न जो वातावरणीय कारक हैं या विभिन्न अजैविक कारकों जैसे वायु, जल आदि के द्वारा। उस आधार पर इसको आगे 2 प्रकारों में बांटा था। नंबर 1 लिया था हमने वायु परागण, ठीक है। पिछले वीडियो में इसको हमने पढ़ लिया था वायु परागण को। अब हम यहीं से आगे शुरू करते हैं। नंबर 2 होता है जल परागण। नंबर 2 कौन सा है? जल परागण है। जल परागण की परिभाषा क्या होगी? परागण की वह विधि जिसमें परागकण जल के माध्यम से या जल के साथ बहते हुए कहाँ तक पहुँचे? दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। उस विधि को क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। अब आगे जल परागण भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। यह जल परागण के प्रकार पढ़ने से पहले इसकी कुछ विशिष्टताएं पढ़ते हैं। क्या विशिष्टताएं हो सकती हैं जल परागित पुष्पों में? जल परागित पुष्पों में विशेषताएं लगभग वही आएंगी जो हमने वायु परागण में पढ़ी हैं, क्योंकि जल परागण में भी कोई भी कीट को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी पक्षी को आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए विशिष्टताएं लगभग वायु परागण द्वारा जैसी ही रहेंगी, जैसे पुष्प छोटे आकार के, पहली विशेषता। यानी जल परागित पुष्प कैसे होंगे? छोटे आकार के, क्योंकि उसमें न तो कीट को अंदर जाना है न पक्षी को, तो ऐसी जो पुष्प का आकार है वो छोटे होते हैं। दूसरा, पुष्प रंगहीन व गंधहीन होते हैं। यानी पुष्प का रंगहीन और गंधहीन किस लिए होते हैं? क्योंकि कारण वही है, अजैविक कारक हैं, और अजैविक कारकों को न तो विशिष्ट रंग की आवश्यकता पड़ती है, न विशिष्ट गंध की आवश्यकता पड़ती है, न पुष्प के आकार का कोई यहाँ इशू रहता है। तो ये वही स्थिति है। तीसरा, परागकण छोटे व भार में हल्के। क्यों? ताकि जो भार में हल्के परागकण होंगे वो आसानी से जल में तैरते हुए दूरी तक जा सकेंगे, ठीक है। तो परागकण छोटे व भार में हल्के होते हैं। तो इस तरीके से ये जल परागित पुष्पों के कुछ क्या होते हैं? विशिष्टताएं होती हैं या कुछ विशिष्ट अनुकूलन होते हैं। अब आते हैं अपन प्रकार पर। तो जो जल परागण की क्रिया है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं? नंबर 1 होता है अधोजल परागण, और दूसरा होता है अधिजल परागण,
ठीक है, दो में बांट दिया। अब इस दो जो नाम लिखे हमने, इसका अर्थ क्या लगाना है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कहीं पर भी यदि किसी शब्द के साथ अधो शब्द जुड़ा हुआ है, अधो का अर्थ होता है ऊपर की ओर। हमेशा ध्यान रखो, अधो शब्द का अर्थ अधो का अर्थ होता है नीचे की ओर, नीचे की ओर। और अधि शब्द हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर की ओर के लिए। ठीक है, तो अब इस आधार पर परिभाषा हम दें, किसकी पहले देंगे, अधोजल परागण की। इसमें लिखते हैं वह जल परागण जिसमें परागण की क्रिया अधो के लिए क्या लिया है, नीचे की ओर। नीचे का अर्थ क्या हो गया, जल में, नीचे का मतलब डूबी हुई अवस्था में। तो परागण की क्रिया, वह जल परागण की क्रिया जिसमें परागण जल में निमग्न का अर्थ होता है डूबे हुए। में होती है, यानी अधोजल परागण। अधोजल परागण का मतलब क्या हो गया कि जो परागण की क्रिया है वो कहाँ होगी, जल में डूबी हुई अवस्था में होती है। यानी ऐसे पौधों में जो जल में डूबे हुए रहते हैं, निमग्न अवस्था में पाए जाते हैं, उनमें जो जल के द्वारा परागण होता है उसको कहते हैं अधोजल परागण। जैसे उदाहरण क्या ले सकते हैं, एक लेते हैं जोस्टेरा, एक ले सकते हैं सिरेटोफिलम आदि। ठीक है, ये डूबे हुए निमग्न पौधे हैं, निमग्न जलीय पौधे। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर, अधिजल परागण। अधि का अर्थ होता है ऊपर की ओर, ध्यान रखना है ये। तो अधिजल परागण की परिभाषा क्या होगी, वह जल परागण जिसमें परागण की क्रिया जल की सतह पर, कहाँ होगी, जल की सतह पर होती है। इसमें उदाहरण बता देते हैं आपको, एक उदाहरण ले सकते हैं, कौन सा, वेलेस्नेरिया का। ठीक है, तो दोनों ही स्थिति आपको क्लियर है यहाँ पे, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधिजल परागण में अब देखिए कैसे होगा, डूबी हुई अवस्था तो समझ में आ रही है कि जल के अंदर डूबे हैं, परागकोश स्फुटित हुआ, परागकण जल के साथ बह के पौधे, दूसरे पौधे या दूसरे पुष्प तक पहुँचे। अधिजल परागण में क्या होता है, हम जैसे ये मान लें ये कोई जलीय स्रोत है, तो इसमें जैसे हमने ये उदाहरण लिया है कौन सा, वेलेस्नेरिया का। वेलेस्नेरिया की जो पौधे होते हैं तो उनका जो पुष्प वृंत होता है वो कुंडलित रहता है, और जब इनके कुंडलन खुलते हैं तो ये पुष्प कहाँ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, इस तरीके से, इसी तरीके से सतह पर। अब क्या होगा, जैसे एक पौधा दूसरा यहाँ पर है, तो इसके परागकण मान लीजिए स्फुटित हुए, परागकण कहाँ गिर गए, जल में। अब जल के साथ बहते हुए कहाँ पहुँचेंगे, ये दूसरे पुष्प तक आसानी से पहुँच जाते हैं। तो
अधिजल परागण में क्या होता है, जल परागण की क्रिया कैसी है, इसमें परागण कहाँ संपन्न होता है, जल की सतह के ऊपर संपन्न होता है, उसको अधिजल परागण। और जो जल के अंदर संपन्न होता है वो कहलाता है अधोजल परागण। ठीक है, तो ये दो अजैविक परागण की विधियां हैं, जिसमें एक वायु परागण आता है और एक आता है जल परागण। जल परागण आगे दो भागों में बांट दिया, अधोजल और अधिजल। अधोजल का अर्थ हो गया जल में डूबी हुई अवस्था में परागण होता है, और अधिजल परागण का अर्थ हो गया जल की सतह पर परागण होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, अब अजैविक, यहाँ दो थे, दोनों पढ़ लिए हमने। अजैविक के बाद में अब दूसरा शुरू करेंगे, कौन सा, जैविक परागण। नंबर 2, जैविक परागण। जैविक परागण की जो क्रिया है किसके द्वारा संपन्न होती है, विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई, परागण की यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा संपन्न होती है। ये क्या हो गया, जैविक परागण हो गया। आगे जैविक परागण निम्न विधियों द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, एक एक करके विधि पढ़ते हैं। नंबर 1, यहाँ नंबर 1 सबसे पहले आता है कीट परागण। अब देखिए इसमें कीट परागण, परागण जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जो परागण की क्रिया पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कीट परागण। उसका कारण क्या है, प्रकृति में जो परागण होता है उसका अधिकांश परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, कीटों के द्वारा होती है। ठीक है, इन कीटों में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मधुमक्खी, तितली, शलभ, भंवरा आदि। तो इस प्रकार के जो कीट होते हैं इनके द्वारा ये परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होता है, कुछ विशिष्टताएं पढ़ते हैं हम, जैसे हमने वायु परागण के पुष्पों की विशेषताएं पढ़ी, जल परागित पुष्पों की विशेषताएं पढ़ी, ऐसे ही हम कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं अगर देखें तो देखो क्या क्या हो सकती हैं विशेषताएं, फिर आगे प्रक्रिया देखेंगे। विशेषताओं में नंबर 1 सबसे पहली बात होती है, जो पुष्प होते हैं, पुष्प आकार में बड़े। पहली विशेषता, पुष्प कैसा होगा, आकार में बड़ा होगा, ताकि उसमें कीट अंदर प्रवेश कर सके और आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है, दूसरा, पुष्प गंध युक्त। ठीक है, तीसरा, पुष्प चमकीले आकर्षक
रंगों युक्त। चौथा, पुष्प मकरंद युक्त, है ना। ये चार जो मुख्य विशेषताएं हैं, इनमें मकरंद, चमकीले रंग और गंध, ये तीन चीज़ ऐसी हैं जिनके कारण क्या होता है, कीट पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। मुख्य जो आकर्षित होने का कारण है वो होता है मकरंद। पुष्पों में इनके जो पुष्प पत्र होते हैं उनके आधारीय भाग में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मकरंद क्या है, एक शर्करा और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट युक्त द्रव होता है, शहद जैसा मान सकते हैं इसको, मीठा द्रव। उस मकरंद को प्राप्त करने के लिए कीट पुष्पों में प्रवेश करते हैं, मकरंद ग्रहण करते हैं, और जो परागकण होते हैं वो क्या है, इनके पैरों से या पंखों से चिपक जाते हैं। फिर ये कीट बाहर उड़ करके जाएंगे। फिर जब दूसरे पुष्प पर मकरंद प्राप्त करने के लिए बैठेंगे तो उनके पैरों से और पंखों से चिपके हुए परागकण कहाँ चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र पर। तो इस तरीके से परागण की क्रिया होती है। तो इसमें पांचवी फिर विशेषता क्या हो गई, परागकण। चिपचिपे। छठवीं विशेषता ले सकते हैं हम, परागकण पोषक। पोषक में क्या होगा कि बहुत से परागकण पुष्पों के ऐसे होते हैं जो जिनमें पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं बहुत अधिक मात्रा में। तो कीट परागकणों को खाते हैं। तो परागकणों को खाने के लिए वो पुष्प के अंदर जाएंगे, परागकण कुछ परागकणों को खाएंगे, कुछ उनके शरीर से चिपक जाते हैं। फिर दूसरे पुष्प पर जब परागकण खाने के लिए वो अंदर जाएंगे तो वो परागकण जो उसके शरीर से चिपके हुए हैं वो वर्तिकाग्र पर छूट जाते हैं। ठीक है। इसमें जितना भी हम कीट परागण पढ़ रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, मधुमक्खी द्वारा जो परागण होता है। मधुमक्खी परागण टोटल कीट परागण का 80% परागण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है, मधुमक्खियों के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, कीट परागण की क्रिया इस तरीके से होती है। आगे चलते हैं अब। दूसरा लेते हैं पक्षी परागण। कुछ पक्षी जैसे छोटी चिड़ियाएँ जो होती हैं, ऐसे जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, पुष्पों से मकरंद और पराग ग्रहण करते हैं, परागकण ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो इनकी पहले क्या पढ़ते हैं अपन, विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताओं में जैसे नंबर 1, पुष्प बड़े आकार व कीपाकार या प्याले नुमा। क्या मतलब हुआ इसका, आकार बड़ा होगा पुष्प का और वो आकार में कैसे होंगे, कीपाकार या प्याले नुमा। कीपाकार या प्याले नुमा होने का कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक पुष्प का चित्र बना दें और ये पुष्प कुछ इस तरीके से है, तो ये पुष्प कैसा हो गया, कीपाकार हो गया। कीपाकार होने का कारण क्या है, पक्षी अपनी चोंच को अंदर आसानी से प्रवेश करा सकता है ना। और प्याले नुमा होगा तब भी आसानी से प्रवेश करा देगा। तो उस स्थिति में वो चोंच को अंदर प्रवेश कराता है। नंबर 2, पुष्प आकर्षक रंगों युक्त।
कीट परागण वाली विशेषता, क्योंकि पक्षी को आकर्षित करना है। तीसरा, पुष्प मकरंद युक्त, मकरंद ग्रहण करने के लिए पक्षी पुष्प की ओर आकर्षित होगा। चौथा, परागकण चिपचिपे। पांचवा, परागकण कैसे होते हैं? पोषक। ठीक है, तो यहां पर केवल किस में अंतर आ गया? आकार में, कीपाकार या प्यालेनुमा। बाकी के आप देख रहे हो विशेषताएं कौन सी है? वही हैं जो हमने किस में पढ़ी है? कीट परागण में, है ना। क्योंकि कीट भी जीव है, पक्षी भी जीव है, उनको आकर्षित करने के लिए पुष्प में गंध होना आवश्यक है, पुष्प में रंग होना आवश्यक है, पुष्प में मकरंद होना आवश्यक है। ठीक है, जब ये तीन चीज़ आवश्यक हैं तो चौथी चीज़ ये किस लिए ज़रूरी है? जब कोई भी कीट जब पुष्प में अपनी चोंच डालेगा मकरंद ग्रहण करने के लिए, तो उसकी चोंच से परागकण चिपक जाते हैं। फिर उड़ करके जब वो दूसरे पुष्प पर जाएगा तो वहाँ भी वो वही प्रक्रिया करेगा, चोंच डालेगा। तो चोंच जब डालता है तो उसकी चोंच वर्तिकाग्र से टच होती है और उसकी वजह से क्या होगा? परागकण वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विशेषताएं किसकी हैं? पक्षी परागण जिन पुष्पों में होता है उनकी विशेषताएं हैं, है ना। इसके बाद में अगला तीसरा एक आता है चमगादड़ परागण। ठीक है, अब आप सोचोगे कि चमगादड़ को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? चमगादड़ के द्वारा जो परागण हो रहा है उसको अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है? उसका कारण ये है कि चमगादड़ हमेशा रात में उड़ता है और चमगादड़ के द्वारा उन पुष्पों में परागण होता है जो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप सब खूब अच्छी तरह जानते हैं, एक पौधा है कदम्ब। कदम्ब के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं और कभी भी आप, अब इस समय उसके पुष्प बन रहे होंगे कदम्ब के इस सीज़न में, तो कभी भी आप शाम के टाइम, जैसे जैसे लेट शाम होती है 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, आप कदम्ब के पेड़ के नीचे जाइए, आपको बहुत अच्छी सुगंध आएगी। और दिन में आप जाइए आपको कोई सुगंध नहीं आएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? कदम्ब के जो पुष्प होते हैं वो रात्रि में खिलते हैं। रात्रि में अन्य पक्षी और कीट क्या होते हैं? विश्रामावस्था में रहते हैं, केवल चमगादड़ रात्रि में उड़ते हैं। तो इसलिए रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है। अब इनकी विशेषता क्या होगी? विशेषता ले लेते हैं। जैसे नंबर 1, पुष्प रात्रि में खिलते हैं। सबसे पहली विशेषता, क्योंकि चमगादड़ परागण है इसलिए हमें रात्रि में खिलते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। दूसरा, पुष्प चमकीले सफेद रंग के होते हैं। चमकीले सफ़ेद रंग का होने का कारण क्या है? कि ताकि ये रात्रि में चमकीला सफ़ेद रंग आसानी से दिख जाता है। ठीक है, हालांकि यूँ कहते हैं चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है, वो आवाज़ की हिसाब से जाता है। तो उसके लिए तीसरी विशेषता क्या होती है? पुष्प विशिष्ट व तीव्र गंध युक्त
होते हैं। ठीक है, 3 विशेषताएं हो गई। इसके बाद में आगे की जो विशेषताएं वो वही आ जाएंगी। जैसे चौथे नंबर पर पुष्प आकार में कैसे होते हैं, बड़े। 5वां पुष्प मकरंद युक्त। ठीक है, एक यहाँ लिख देते हैं। 6वां परागकण चिपचिपे। तो देखिए ये 3 विशेषताएं तो आप यहीं से पढ़ते आ रहे हो कीट परागण से। यदि देखा जाए तो ये भी विशेषता आप विशिष्ट व तीव्र गंधयुक्त, पहले कह रहे थे हम गंधयुक्त, है ना। ये केवल 2 विशेषताएं हैं। इनमें एक तो हमने ध्यान रखना है, चमगादड़ का जो द्वारा परागण होता है वो रात्रि में खिलने वाले पुष्पों में होता है। कदम एक और उदाहरण ले सकते हैं यहाँ, जैसे कचनार, ये है ना। और दूसरी जो विशेषता ध्यान रखनी है वो क्या रखनी है, चमकीले सफ़ेद रंग के, चमकीले सफ़ेद रंग के। तो ये विशेषताएं, बाकी जो यहाँ 2 के बाद में सारी विशेषताएं कीट परागण में भी आएंगी, पक्षी परागण में भी आएंगी और चमगादड़ परागण में भी आएंगी। केवल ये 2 विशेषताएं ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखनी है, किसके लिए, चमगादड़ के लिए, है ना। ऐसे ही अगले नंबर, चौथे नंबर पर हम ले लें चौथे नंबर पर लेते हैं हम। जैसे एक पढ़ते हैं हम, घोंघे द्वारा परागण। तो इसमें घोंघे द्वारा परागण, जैसे उदाहरण कुछ आर्किड्स, कुछ आर्किड्स में क्या होता है, आर्किड्स आप जैसे पढ़ोगे इनका आवास, तो आर्किड्स क्या होते हैं, अधिक नमी वाले स्थानों पर पाए जाने वाले ये पौधे होते हैं। और ये एपीफाइट्स होते हैं, जैसे नीचे की तरफ जो शाखाएं होती हैं पौधों की, या टूटी हुई जो शाखाएं पड़ी रहती हैं उन पर उगते हैं। अब क्या होता है, इन घोंघे जो होते हैं, नमी युक्त आवास है तो वहाँ घोंघे पाए जाते हैं। तो घोंघे उन पौधों में क्या करते हैं, परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चींटियों के द्वारा भी पढ़ा जाता है। चींटियाँ क्या करती हैं, किसी पुष्प में चींटियाँ हैं, वो पराग कणों को अपने पोषण के लिए लेकर के जाती हैं। फिर मान लीजिए दूसरे पुष्प पे पहुंचती हैं तो वहां जाकर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित कर देती हैं। तो कुल मिलाकर के ये विभिन्न विधियां हैं, अजैविक और जैविक, जो हमने पढ़ी हैं। इन विधियों के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अलग तरीके की बात करते हैं। यहाँ तक तो हो गया ये परागण। अलग तरीके की बात ये है कि लैंगिक जनन की जो घटनाएं हम पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम कहाँ तक चल रहे हैं, लैंगिक जनन की जो घटनाएं थी उनमें पहली घटना पढ़ी थी हमने, निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना में क्या क्या पढ़ना था हमें, युग्मकों का निर्माण, नर व मादा युग्मकों का निर्माण। नंबर 2, युग्मकों का स्थानांतरण, ताकि वो क्या हो, युग्मक एक दूसरे के समीप आएँ संलयन के लिए, या हम कह सकते हैं निषेचन के लिए। ठीक है, तो युग्मकों का निर्माण पढ़ लिया हमने दूसरे चैप्टर में। और इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जो नर युग्मक है यानी जो परागकण है वो कहाँ पहुँच रहे हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँच रहे हैं। मादा जो जननांग है अंडप, उसके वर्तिकाग्र तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, यानी अब यहाँ से आगे
आपके तीसरे चैप्टर का ही दूसरा पोर्शन शुरू होता है और उस दूसरे पोर्शन को कहते हैं, उसका नाम है निषेचन। क्या नाम है? निषेचन। अंग्रेजी में निषेचन को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपको जो तीसरा चैप्टर है उसमें कितने पार्ट बताए थे? 4 पार्ट बताए थे। कौन कौन से? परागण, निषेचन, भ्रूण का विकास और भ्रूणपोष का विकास। तो ये आपका सेकंड पोर्शन अब शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप परागण को थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है बेटा। थैंक यू।